पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 54 का पहला हिस्सा। जहाज नई दुनिया की तरफ समंदर में सफर कर रहा था। अंबर और नाग उसी जहाज के कैबिन में बैठे मारिया के बारे में गौर फिक्र कर रहे थे कि उसे नई दुनिया में जाकर कहां कहां तलाश किया जा सकेगा। यूं ही सफर करते जहाज को समंदर में 1 महीना गुजर गया। एक जैसे दिन थे, गुजरते चले गए। अगरचे जहाज पर जराइम पेशा और गुंडे किस्म के लोग सवार थे, लेकिन कोई भी ना खुशगवार वाकया न हुआ। यूं ही दूसरा महीना भी गुजर गया। अब मुनासिब मालूम हुआ कि हम नई दुनिया में जाकर जादूगर समाधन की भी खबर लें कि वो किन चक्करबाजियों में है। ये जादूगर हिस्पानिया के एक पुराने कब्रिस्तान की खानका के तहखाने में एक जगह 1000 साल से दफन था। उसे फिर से जिंदा होने के लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो दूसरों को नजर न आता हो। चुनाचे जब मारिया बदकिस्मती से उस कब्र के पास पहुंची तो जादूगर समाधन ने उसे काबू कर लिया और उसे उठाकर 7 समंदर पार नई दुनिया के एक शहर में झील वाले किले में ले आया। यहाँ उसने मारिया को बेहोश करके एक तहखाने में बंद कर दिया और खुद उसके सर के बाल काटकर झील में डाल दिए। शर्त यह थी कि मारिया के बाल बढ़ने न पाएं। अगर ये बाल एक हद से ज्यादा बढ़ गए तो जादू समाधन जहाँ कहीं भी होगा फिर से मर जाएगा। चुनाचे समाधन के लिए जरूरी था कि वो जहाँ कहीं भी हो, एक खास वक्त गुजरने के बाद वापस किले के तहखाने में आकर मारिया के बड़े हुए सर के बाल काट डाले। 2 महीने पहले समाधन मारिया को तहखाने के एक तख्त पर बेहोश करके उस पर नीली चादर डालकर बाहर निकला। वो एक सौदागर के लिबास में था और ढीले ढाले नीले कपड़ों में मलबूस था। उसने सबसे पहला काम यह किया कि मारिया के बाल झील में फेंक दिए। फिर सामने जंगल में से गुजरकर एक कच्ची सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में उसने दूर से गर्द उड़ती देखी। जो ही गर्द दूर हुई, समाधन ने देखा कि नई दुनिया के जंगली यानी रेड इंडियन घोड़ों की नंगी पीठ पर सवार बड़े चले आ रहे हैं। उनके बारे में मशहूर था कि ये उस नई दुनिया के असली बाशिंदे हैं और उन्हें कोई भी बाहर से आया हुआ शख्स नजर आ जाए तो ये उसे कत्ल करके उसका सर अपने साथ ले जाते हैं। सर को गर्म पानी में उबालकर उसे जड़ी बूटियों की मदद से छोटा कर देते हैं और फिर रस्सी से बांधकर अपने घर के दरवाजे पर लटका देते हैं। जादूगर समाधन को इस बात का इल्म नहीं था। वो बड़े सुकून से सड़क के किनारे खड़ा रहा। असल में वो यहाँ से सुर्ख दरख्त की तलाश में आया था। ये दरख्त नई दुनिया के आसपास किसी जजीरे के जंगल में किसी मकाम पर उगा हुआ था। उस सुर्ख दरख्त पर स्याह रंग के फूल लगे थे। चांदनी रातों में उन फूलों से सुर्ख खून टपकता था। जादूगर समाधन के लिए जरूरी था कि अगर वो क़यामत तक मरना नहीं चाहता था तो उस सुर्ख खून के चंद घूंट पिए, नहीं तो मारिया के बाल उगने पर उसकी मौत यकीनी थी। वो चाहता था कि एक ही बार जजीरे पर जाकर सुर्ख दरख्त के स्याह फूलों का सुर्ख खून पी ले ताकि मारिया के बार बार बाल कटने की मुसीबत से बच सके, क्योंकि अगर वो किसी मुसीबत में फंस गया और वक्त पर मारिया के पास पुराने किले के तहखाने में ना पहुंच सका तो वो जहां कहीं भी होगा वो मर जाएगा। यही ख्वाहिश और मुहिम समाधन को खींचकर उस नई दुनिया में लाई थी। अब जो उसने सामने रेड इंडियन लोगों को घोड़ों पर सवार आते देखा तो सोचा कि इन लोगों से जजीरे के बारे में कोई मालूमात हासिल करे। उसे क्या खबर थी कि ये लोग तो बाहर से आए हुए लोगों के खून के प्यासे हैं। रेड इंडियन ने भी जब एक गैर मुल्की एशियाई को सड़क के किनारे खड़ा देखा तो उनकी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथों में तेज कुल्हाड़ियां थी। पास आकर उन्होंने जोर जोर से चीखें मारी और कुल्हाड़ियों से समाधन पर हमला कर दिया। उन्हें भी ये नहीं मालूम था कि समाधन एक बहुत बड़ा जादूगर है और एक बार मरकर फिर से 1000 साल बाद जिंदा हुआ है। जो ही एक रेड इंडियन घोड़ा दौड़ाता कुल्हाड़ी लहराता उसकी तरफ बढ़ा, समाधन ने जमीन पर से चंद कंकरियां उठाकर उसकी तरफ फेंकी। कंकरियां आग के गोले बनकर रेड इंडियन पर गिरी और देखते ही देखते उसे जलाकर राख कर दिया। दूसरे रेड इंडियन ये खौफनाक मंजर देखकर वहां से भाग खड़े हुए। समाधन ने मरे हुए रेड इंडियन का घोड़ा थामा और उस पर सवार होकर शहर की जानिब रवाना हो गया। दोपहर के बाद वो एक करीबी शहर पहुंच गया। शहर क्या था, बस एक कस्बा था। चंद टूटे फूटे कच्चे मकान थे, बाहर कुछ झोंपड़ियां थीं। कस्बे के वस्त में एक बाग था जिसमें ऊंची मेहराबी दीवारों वाली पुख्ता हवेली बनी थी। उस हवेली के आगे आग जल रही थी। समाधन जब उस हवेली के करीब पहुंचा तो चंद रेड इंडियन वहां से कुल्हाड़ियां लहराते निकले और समाधन पर हमला कर दिया। वो बड़ा घबराया कि यहाँ तो हर आदमी उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, जिसे देखो कमबख्त उसे मारने के लिए तुला हुआ है। आखिर बड़ा जादूगर था, अपना बचाव बड़ी आसानी से कर सकता था। उसने झट जमीन पर से मट्टी उठाकर उधर उड़ा दी। मट्टी का हवा में उड़ना था कि एक बिजली सी कड़की उन रेड इंडियन लोगों पर गिरी और उन्हें जलाकर खाक कर दिया। उसकी कड़क से सारा इलाका थरा उठा। बाकी रेड इंडियन वहां से भाग गए। हवेली में से एक ऊंचा लंबा चौड़ा चकला रेड इंडियन बाहर निकला। उसने गले में इंसानी हड्डियों की माला पहन रखी थी और जिसके घर के बाहर इंसानों के सूखे हुए सर लटक रहे थे। उसने जो देखा कि सामने उसके खास आदमियों की जली हुई स्याह लाशें पड़ी हैं तो गुस्से से कड़क कर बोला, कौन हो तुम? समाधन ने कहा, मेरा नाम समाधन है और मैं इस इलाके की सैर करने आया हूँ। सरदार ने कहा, बदनसीब समाधन, तू कहाँ का रहने वाला है और तुम्हें जुर्रत कैसे हुई कि मेरे खास आदमियों को मार डाले?
समादन ने कहा, मैं हिस्पानिया से आया हूँ और तुम्हारे आदमियों ने मुझ पर हमला किया था। अगर मैं ना उन्हें मारता तो ये मुझे हलाक कर देते। अपनी जान बचाने के लिए जरूरी था कि मैं उन्हें जलाकर राख कर देता। सरदार ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, तेरी मौत तुझे यहाँ तक खींच लाई है, अब मेरे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ सकता। और सरदार ने नेजा उठाकर समादन की तरफ फेंका। नेजा जरा फासले पर से गुजर गया। अगर समादन जरा सा चुक न जाता तो नेजा उसके सीने के आर पार हो गया होता। समादन ने कहा, ऐ सरदार, जरा ठहर कर मेरी बात सुन ले। मैं एक बहुत अजीम जादूगर हूँ, तुम मुझ पर हमला मत कर, क्योंकि अगर मैंने तुम पर वार किया तो तू उसे न बचा सकेगा और तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे साथियों का हुआ है। इसलिए मेरी बात मान ले और हाथ उठा ले, और जो कुछ मैं तुझसे पूछता हूँ मुझे उसका जवाब दे। सरदार ने गर्दन अकड़ा कर कहा, बकवास बंद कर ए बदबख्त गैर मुल्की, तुम्हारा खून पीना हमारी मुकद्दस किताबों में फर्ज बताया गया है। यानी हमारा फर्ज है कि हम तुम्हें कत्ल करके तेरे सर को उबाल कर उसे सुखाएं और रस्सी में पिरोकर अपने घर के बाहर लटकाएं। ले, अब मैं तुम्हें कत्ल करने आ रहा हूँ। सरदार ने कुल्हाड़ी लहराकर एक चीख सी मारी और समादन की तरफ दौड़ते हुए आया। समादन के लिए अब अपनी जान बचाना जरूरी हो गया था, मगर वो सुरेंड इंडियन सरदार को मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि हो सकता था कि उससे समादन को कोई फायदेमंद मालूमात हासिल हो सकें। उसने जेब से हड्डी का एक टुकड़ा निकालकर उस पर कोई मंत्र पड़ा और खामोशी से सरदार की तरफ उछाल दिया। जो ही हड्डी का कड़ा सरदार के आगे आकर जमीन पर गिरा, उसी वक्त वहां जमीन में शगाफ हो गया। जमीन में से एक शोला निकला जिसने सरदार के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर परे फेंक दी। सरदार खुद औंधे मुंह गिर पड़ा। समादन ने ऊंची आवाज में कहा, अब भी मौका है कि माफी मांगकर अपनी जान बचा ले सरदार, नहीं तो मेरा शोला तुझे हरगिज हरगिज जिंदा न छोड़ेगा। सरदार ने उठकर जादूगर के आगे सर झुका दिया। मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ समादन, तू जीता और मैं हारा। तुम मेरे यहाँ मेहमान ठहरोगे, आओ मेरे साथ, मेरे घर का दरवाजा तुम पर खुला है। सरदार समादन जादूगर को अपने साथ हवेली के अंदर ले गया। उसे बेहतरीन फल और जौ की रोटी खाने को दी। खाने के दौरान समादन को सरदार ने कहा, तुम इतने बड़े जादूगर हो, क्या तुम मेरी बीवी की टांग का जख्म अच्छा नहीं कर सकते? एक बार वो चट्टान से फिसल कर गिरी थी जिससे टांग पर जख्म आ गया था। ये जख्म आज तक अच्छा नहीं हो सका। समादन ने कहा कि वो उसकी बीवी का जख्म अच्छा कर देगा। चुनाचे ये रेड इंडियन समादन को अपने साथ दूसरी कोठरी में ले गया, जहां उसकी बीवी टांग के जख्म को लिए दर्द से कराह रही थी। समादन ने देखा कि जख्म बहुत खराब हो चुका था और उसका जहर औरत के बदन में काफी ऊपर तक जा चुका था। समादन बोला, किसी बर्तन में आग जलाकर लाओ। उसी वक्त सोने के बर्तन में आग जलाकर समादन के सामने रख दी गई। नई दुनिया में सोना आम था और गरीब से गरीब लोगों के झोंपड़ों में भी सोने के प्याले और सोने के चमटे थे। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि बाहर की दुनिया में सोने का भाव क्या है। समादन ने आग में एक सफूफ सा थैले में से निकाल कर डाला। सफूफ के डालते ही हल्का सा धमाका हुआ और आग फौरन बुझ गई। आग की राख में से किसी परिंदे का पर बरामद हुआ। उस पर को समादन ने उठाकर सबसे पहले अपने बालों से लगाया और फिर औरत के जख्म पर रखकर कहा, बीबी जोर जोर से सांस लो। औरत जोर जोर से सांस लेने लगी। उसके साथ ही समादन जादूगर ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर जख्म पर फूंक मारी। जख्म एकदम से गायब हो गया और औरत का दर्द खत्म हो गया और वो उठकर बैठ गई। ये क्या जादू था मेरे सरताज? सरदार ने मुस्कुराकर जादूगर समादन की तरफ देखकर कहा, यह सारा इस जादूगर का कमाल है, ये तो कोई आसमान का देवता है। और उसके साथ ही समादन के आगे उन दोनों ने अपना सर झुका दिया। समादन ने कहा, देखो मुझे तुम्हारे सजदों की जरूरत नहीं। सरदार ने कहा, तो फिर अगर तुम्हें हमारे जान की जरूरत हो तो हम वो भी अभी हाजिर किए देते हैं। समादन बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी जान की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि यहाँ करीबी समंदर में कोई ऐसा जजीरा है जिसके जंगल में सुर्ख दरख्त उगा हुआ है। सुर्ख दरख्त का नाम सुनकर सरदार और उसकी बीवी का रंग जर्द हो गया। सरदार ने कहा, ऐ हमारे मोहसिन, वो सुर्ख दरख्त मुर्दों के जजीरे में है, जहाँ जो कोई भी जाता है वो मर जाता है, फिर अपने आप वो पत्थर का बुत बनकर अपनी कब्र के सिराने खड़ा हो जाता है। मैं नहीं जा सकता। समादन ने पूछा, क्या तुम मुझे उस जजीरे का पता बता सकते हो? वो जजीरा नई दुनिया के समंदर में यहाँ से एक रात और एक दिन के सफर पर है। क्या तुम वहां जाने का इरादा रखते हो? देवता तुम्हें वहां तक नहीं पहुंचने देंगे, और अगर तुम वहां पहुंच भी गए तो मर जाओगे और अपनी कब्र के सिराने पत्थर का बुत बनकर खड़े हो जाए। मैं अब भी तुम्हें यही कहूंगा कि इस ख्याल से बाज आ जाओ। समादन कहका लगाकर हंसा, दीवाने अहमक, क्या तुम ये समझते हो कि मैं अब हयात के पास आकर वापस लौट जाऊंगा? हरगिज नहीं, मैं वहां जरूर जाऊंगा। वो रात समादन ने सरदार की हवेली में बसर की और सुबह सुबह साहिल समंदर की तरफ रवाना हो गया। सारा दिन सफर करने के बाद वो समंदर के किनारे की जगह पहुंचा जहां कुछ माहीगीरों के झोंपड़े बने हुए थे। समादन ने एक माहीगीर को खाने पीने का सामान देकर कश्ती खरीदी, उसमें सवार हुआ और मुर्दों के जजीरे की तरफ समंदर में चल पड़ा। सारी रात और सारा दिन वो समंदर में सफर करता रहा। दूसरे दिन शाम से पहले उसे दूर मुर्दों के जजीरे के खुश्क स्याह पहाड़ों के साए नजर आए। यही वो जजीरा था जहां उसकी अब्दी जिंदगी का राज छुपा था, जहां सुर्ख दरख्त के स्याह फल से सुर्ख खून टपकता था, जिसे पीकर समादन को हमेशा हमेशा की जिंदगी नसीब हो सकती थी। वो जजीरे को देखकर बहुत खुश हुआ।
रात का अंधेरा फैल चुका था कि समाधन जजीरे पर उतर गया। कश्ती खींचकर उसने एक चट्टान के साथ बांधी और खुद रेत पर चलता हुआ एक चट्टान के पास आया और रेत पर लेट गया। वो थक गया और रात आराम से बसर करके अगले रोज सुबह सुर्ख दरख्त की तलाश में निकलना चाहता था। चट्टानों के पीछे उसे जजीरे का घना जंगल एक स्याह बादल की तरह नजर आ रहा था जो आसमान से उतरकर जमीन पर बैठ गया था। उस जंगल में समाधन की हमेशा की जिंदगी का राज पोशीदा था। उस पर थकन की वजह से गनुदगी तारी होने लगी और वो सो गया। आधी रात को उसकी आंख खुल गई। उसे जंगल की तरफ से एक दर्दनाक सी डरावनी आवाज सुनाई दी जो होले होले रुक रुक कर उसे बुला रही थी। समाधन ने कान लगाकर सुना। आवाज कह रही थी, समाधन आ जाओ, समाधन आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारा खून निकाल कर पी जाएंगे। समाधन आ जाओ, समाधन आ जाओ। आवाजें चुड़ैलों की मालूम होती थी और इस कदर डरावनी और हैबतनाक थी कि एक बार तो समाधन के जिस्म में भी कपकपी सी छा गई। आखिर वो जादूगर था। उसने उन आवाज़ों पर कोई ध्यान न दिया और दोबारा सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद अब कोसों दूर थी। वो सारी रात जागता रहा, आवाज़ें दोबारा ना आईं। दिन निकल आया था। वो उठा और जजीरे के दरख्तों की जानिब चल पड़ा। अभी वो जंगल के किनारे पर ही था कि एक चट्टान के हुक्म में आकर क्या देखता है कि वहाँ रेत पर कुछ कब्रें बनी हैं जिनके सिराने स्याह पत्थर के बुत खड़े हैं। उसे सरदार की बात याद आ गई कि उन लोगों के बुत हैं जो सुर्ख दरख्त की तलाश में यहाँ आए और मर कर पत्थर का बुत बन गए। समाधन एक बुत के पास जाकर खड़ा हो गया और उसे गौर से देखने लगा। उस बुत की शक्ल स्याह थी और बड़ी ही डरावनी आंखें थी। अचानक बुत ने आहिस्ता से आंखें झपकी और पुरस्रार सरगोशी में कहा, ए अजनबी, इस जजीरे से भाग जा। अगर तू सुर्ख दरख्त की तलाश में आया है तो अभी वापस हो जा, भाग जा, वापस हो जा। समाधन ने कहा, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, मुझे कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं सुर्ख दरख्त का खून पीकर रहूंगा। पत्थर के बुत ने कहा, तू बदनसीब है, मौत को मैं तेरे सर पर मंडलाते देख रहा हूँ। जा, अपनी मौत को गले लगा ले। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी एक बड़ा जादूगर था और सुर्ख दरख्त के खून की तलाश में आया था, लेकिन आज अपनी कब्र पर पत्थर बना खड़ा हूँ। समाधन खामोशी से आगे बढ़ गया। अब सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। समाधन जंगल में दाखिल हो गया। क्या देखता है कि सारे जंगल के दरख्तों पर सफेद रंग के परिंदे जैसे पत्थर बनकर बैठे हैं और कोई परिंदा भी आवाज नहीं निकाल रहा। आगे गया तो दरख्तों पर स्याह रंग के परिंदे बने बैठे नजर आए। जरा आगे जाकर अपने अचानक एक स्याह परिंदा फड़फड़ाता नजर आया और समाधन के सर पर बैठकर अपनी लंबी चोंच से उसकी खोपड़ी तोड़ने लगा। समाधन ने एक मंत्र पढ़कर एक हड्डी का टुकड़ा परिंदे पर फेंका। परिंदा आग का शोला बनकर भस्म हो गया। उस मंजर को देखकर दरख्तों के सारे स्याह परिंदे अपनी शाखों से गिरे और जमीन पर गिरते ही खिलौनों की तरह टूट फूट गए। समाधन आगे बढ़ता चला गया। कुछ दूर जाकर उसने एक चट्टान में बना हुआ दरवाजा देखा। करीब गया तो देखा कि उस चट्टानी दरवाजे पर सांप का मुंह बना था, जिसमें से 7 सुर्ख जुबानें बाहर निकली हुई थी। समाधन ने महसूस किया जैसे वो दरवाजा थोड़ा सा खुला है और अंदर से रोशनी बाहर आ रही है। उसने दरवाजे को आहिस्ता से धक्का दिया। दरवाजा थोड़ा सा खुल गया और वो अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने जो देखा उससे एक बार तो वो भी सहम गया। चारों तरफ स्याह दीवारों पर इंसानी कटी हुई गर्दनें लटक रही थी, जिनमें से खून टपक टपक कर नीचे गिर रहा था। छत में एक बड़ी सी शम्मा रोशन थी। ये शम्मा एक बदशक्ल बूढ़ी औरत की खोपड़ी में जल रही थी। समाधन ने सोचा कि ख्वामखा कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। वापस चलना चाहिए और वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि उकब में पत्थर का भारी दरवाजा एक गिड़गिड़ाहट के साथ बंद हो गया। समाधन तंजिया अंदाज में हंसा कि उन चुड़ैलों ने उसे कोई मामूली इंसान समझ रखा है। उन्हें मालूम ही नहीं कि वो किस कदर बड़ा जादूगर है। चुनाचे उसने कुछ पढ़कर पत्थर के बंद दरवाजे पर फूंक मारी। फूंक के पड़ते ही पत्थर में एक सुराख हो गया और समाधन जादूगर बाहर निकल गया। बाहर निकलना था कि पत्थर का सुराख अपने आप बंद हो गया। दरवाजे पर बने हुए सांप के मुंह से एक फुनकार से निकली और उसकी सुर्ख जुबानें 2-3 बार हवा में लहराकर फिर से पत्थर की तरह साकित हो गई। बड़ा जबरदस्त जादू था, जिससे समाधन जैसा कोई बड़ा जादूगर ही बच सकता था। कोई दूसरा होता तो उसकी लाश के छोटे छोटे पत्थर बनकर फिजा में बिखर गई होती। उसने सुर्ख दरख्त की तरफ अपना सफर जारी रखा। वो जंगल में आगे ही आगे बढ़ता चला गया। उस जंगल में सूरज की किरणें कहीं से भी नहीं आ रही थी और दरख्तों के नीचे अंधेरा सा छाया हुआ था। जमीन पर से स्याह और नीले रंग का हल्का सा धुआं खारिज हो रहा था। फिजा में इंतहाई नामानूस बू फैली हुई थी। समाधन जादूगर एक छोटी सी नदी के पार गया तो जैसे दरख्तों में जबरदस्त फड़फड़ाहट हुई और अचानक 2 बड़े बड़े चमगादड़ों ने उस पर हमला कर दिया। ये चमगादड़ बिल्कुल इंसानों की तरह थे। उनके बड़े बड़े पर थे और छोटे छोटे सरों पर स्याह सींग उगे हुए थे। उनके मुंह से ऐसी चीखें निकल रही थी जैसे बच्चे जोर जोर से रो रहे हों। चमगादड़ें समाधन के सर पर पंजे मार रही थी, जैसे उस खोपड़ी में से दिमाग का गूदा निकालकर खा जाना चाहती हों। समाधन ने पहले तो चमगादड़ों को मारकर भगाना चाहा, लेकिन वो तो जैसे उसके सर से चिमट ही गईं। अब समाधन ने जमीन पर से सूखे पत्ते उठाकर चमगादड़ों की तरफ उछाले। पत्ते हवा में जाकर छोटे छोटे खंजर बन गए और फिजा में चक्कर लगाकर चमगादड़ों पर टूट पड़े। एक पल में चमगादड़ों की गर्दनें उतरकर नीचे गिरी थी और जिस्म कट चुके थे। खंजर फिर से पत्ते बनकर जमीन पर गिर पड़े। समाधन आगे बढ़ा।
सामने उसे जमीन पर एक गार सा बना हुआ नजर आया। उसने झांक कर देखा, उसमें लावा उबल रहा था और बाहर सफेद गैस निकल रही थी। वो आगे बढ़ने लगा तो गार में गिड़गिड़ाहट हुई और पिघले हुए लावे की एक लहर उछलकर गार के दहाने से बाहर गिरी। लावा जहां जहां गिरा वहां आग लग गई। जादूगर पीछे हट गया। लावे की उबलती हुई लहर ने बिल्कुल उसके सामने एक लकीर सी बना दी थी जिसमें से शोले उठ रहे थे। आगे जाना सख्त खतरनाक बात थी, लेकिन जादूगर समाधन तो फैसला कर चुका था कि वो सुर्ख दरख्त का खून पीकर अबदी जिंदगी हासिल करके रहेगा। वो आगे बढ़ा। लावे की आग के शोले उसके बिल्कुल करीब आ गए। समाधन मुंह ही मुंह में कोई मंत्र पढ़ पढ़कर फूंक रहा था। यूं ही वो आग के शोलों के ऊपर से गुजर गया और आग उसका कुछ ना बिगाड़ सकी। शोलों से निकलकर सामने उसने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा देखा जहां मिट्टी की छोटी छोटी कब्रें बनी हुई थी। समाधन एक पल के लिए रुक गया। उन कब्रों में कहीं वो मुर्दे तो नहीं दफन जो सुर्ख दरख्त की तलाश में यहाँ आए और मारे गए। उसे बहुत से लोगों के रोने की आवाजें सुनाई दी। जादूगर ठिठक गया। कब्रों को गौर से तकने लगा, क्योंकि रोने और बैर करने की आवाजें कब्रों से आ रही थी और फिर अचानक कब्रों ने फटना शुरू कर दिया और उनमें से खड़खड़ाते हुए इंसानी हड्डियों के पिंजर निकलकर समाधन के सामने खड़े हो गए। उन पिंजरों की खोपड़ियां आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं आगे पीछे चल रही थी। कोई पिंजर बार बार अपना बाजू उठाकर अपनी खोपड़ी पर मारता तो कोई ढांचा अपना खड़खड़ाता हुआ सीना पीटता। ये अजीब बात थी कि उनके मुंह से रोने की आवाजें निकल रही थी। समाधन ने मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़कर फूंका और कहा, तुम लोग जो कोई भी हो मेरे रास्ते से हट जाओ। समझ लो कि मैं बड़ी ताकत वाला जादूगर हूं और तुम्हें मंत्र पढ़कर नेस्तो नाबूद कर दूंगा। मुर्दे रोते रहे, किसी ने जादूगर की तरफ ध्यान न दिया। वो सीना कूटते रहे और अपने हाथ की हड्डियों से खोपड़ी पीटते रहे। समाधन ने एक जबरदस्त मंत्र पढ़कर जोर से फूंक मारी। एक मुर्दा हड्डियों का पिंजर खड़े खड़े पत्थर में तब्दील हो गया। लेकिन अनोखी बात यह थी कि उस पत्थर के बुत का सर इंसानी था। उस इंसानी सर ने अपनी लाल लाल आंखों से समाधन जादूगर की तरफ देखकर कहा, ऐ जादूगर, हमें मालूम है कि तुम कौन हो और यहाँ किस नीयत से आए हो, लेकिन याद रखो अगर तुम बड़े जादूगर हो तो यहाँ से आगे तुमसे भी बड़े जादूगर बैठे हैं जो सुर्ख दरख्त की हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुमने उनसे उलझने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। अभी वक्त है, यहाँ से वापस चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई और बेहतरी है। मगर जादूगर समाधन भला कब किसी को खातिर में लाता था, कब किसी की बात मानता था। वो जिद्दी था और उसे अपनी जादूगरी का बड़ा घमंड था। उसने हड्डियों के पिंजरों को बारी बारी मंत्र फूंककर पत्थर बनाया और आगे की तरफ चला। अब जो दरख्तों का सिलसिला शुरू हुआ, उनकी शाखें इंसानी बाजुओं की तरह इधर उधर लहरा रही थी, जैसे किसी को पकड़कर हड़प करने की कोशिश कर रही हो। समाधन उनके दरमियान से गुजरता चला गया। वो बराबर मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ रहा था। इंसानी बाजुओं वाले दरख्तों का सिलसिला खत्म हुआ तो सामने एक छोटा सा गोल तालाब आ गया। उस तालाब के किनारे एक कश्ती पड़ी थी। जादूगर ने कश्ती में सवार होने की कोशिश की तो जमीन एक बार लरस गई, जैसे भूचाल आ गया हो। फिर एक चीख फिजा में बुलंद हुई और तालाब का पानी दरमियान में से उबलना शुरू हो गया। समाधन एक तरफ किनारे पर खड़ा तालाब के पानी को देखने लगा। थोड़ी देर बाद तालाब में से एक बहुत बड़े बनमानस का सर बुलंद हुआ। ये सर इतना लंबा और चौड़ा था कि उसके नथने किसी बहुत बड़े पहाड़ के 2 चौड़े गार लग रहे थे। समाधन जादूगर एक कदम पीछे हट गया, क्योंकि बनमानस अपनी सब्ज और स्याह आंखों से उसे घूर कर देख रहा था। बनमानस का एक लंबा हाथ तालाब में से बाहर निकला और समाधन की तरफ बढ़ा। समाधन ने झट एक मंत्र पढ़कर फूंक मारी, मगर कोई असर न हुआ। हाथ बराबर उसकी तरफ बढ़ता रहा। समाधन 2 कदम पीछे हटकर फिर मंत्र पढ़ पढ़कर फूंकने लगा। उसे जिस कदर मंत्र याद थे उसने पढ़ डाले, मगर बनमानस पर जादू का कोई असर न हुआ। अब उसे मुर्दे की आवाज सुनाई दी कि ऐ जादूगर, तू नादान है, वापस भाग जा, यहाँ तुम्हारा जादू न चलेगा। यहाँ तुमसे बड़े बड़े जादूगर पड़े हैं। बनमानस का हाथ अब समाधन के करीब पहुंच चुका था और उसमें से चिंगारियां सी निकल रही थी। समाधन बड़ा मक्कार था, फौरन समझ गया कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। पीछे मुड़ा और उसने भागना शुरू कर दिया। जब वो मुर्दों के पथरीले पिंजरों के पास से गुजरा तो उसे मुर्दों के तंजिया कहकहों की आवाजें सुनाई दी, मगर समाधन ने मुड़कर बिना देखा और भागता भागता जंगल से निकलकर उन कब्रों के पास आकर ठहर गया जिनके सिरहाने मुर्दों के बुत खड़े थे। जादूगर समाधन ने गौर से देखा तो उनमें से सिर्फ एक बुत बाकी था। बाकी सारे बुत गायब हो चुके थे, सिर्फ उनकी कब्रें ही बाकी रह गई थी। ये एक बुत वही स्याह चेहरा था जिसकी आंखों ने जादूगर की तरफ देखकर उसे जाते वक्त कहा था कि वो वापस चला जाए और सुर्ख दरख्त का खून हासिल करने का इरादा छोड़ दे। बुत एक बहुत बड़ी चट्टान जैसे काट कर बनाया गया था। जादूगर ने करीब जाकर देखा, चबूतरे की एक जानिब छोटी सी दरस थी जो ऊपर से नीचे तक चली गई थी और उसमें से सब्ज रंग की हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। तो क्या उसके अंदर कोई खुफिया तहखाना है? जादूगर समाधन ने सोचा, अंदर चलकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। हो सकता है यहाँ से सुर्ख दरख्त का कोई सुराग मिल जाए। समाधन ने दोनों हाथ उठाकर झटके और 10 उंगलियों का इशारा चबूतरे की तरफ किया। हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज सुनाई दी और चबूतरे का दरवाजा इतना खुल गया कि उसमें से एक आदमी गुजर सकता था। समाधन दरवाजे में से गुजरकर अंदर चला गया। क्या देखता है कि अंदर तो एक शीश महल चमक रहा था। छत पर सब्ज रंग के फानूस जल रहे थे। दीवारों पर सब्ज रंग के रेशमी पर्दे गिरे हैं। फर्श पर कालीन बिछे हैं।
यहाँ वहाँ सोने के तख्त और कुर्सियां रखी हैं। बीच में चांदी के संदूक खुले पड़े हैं, जिनमें से जरो जवाहरात और हीरे मोतियों के हार और शाही ताज और सोने के जुड़ाव जेवरात बाहर निकल रहे हैं। समादन की आंखें खुल गईं। इतना कीमती और अनमोल खजाना उसने अपनी जादूगरी की सारी जिंदगी में ना देखा था। अगरचे वो खजाने की तलाश में यहाँ नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों न इस खजाने को अपने साथ वापस हिस्पानिया ले जाए और वहां जाकर अपनी बादशाहत का ऐलान करके बादशाह बन बैठे। जादूगरी के मंत्र फूंक कर वो आग तो लगा सकता था, पत्थरों को तो तोड़ सकता था, मगर इतना जबरदस्त और कीमती खजाना पैदा नहीं कर सकता था। उसके जादू की एक हद थी, उस हद से वो आगे नहीं जा सकता था। हाँ, अगर वो सुर्ख दरख्त का खून पी ले तो फिर उसे पूरा जादू मिल सकता था और वो खजानों पर भी कब्जा कर सकता था। उसने एक संदूक में से जवाहरात से मढ़ा हुआ एक ताज उठाया और उसे गौर से देखने लगा। ताज के मोतियों और जवाहरात की चमक से आंखें चकाचौंध हो रही थी। उसने ताज अपने सर पर रख लिया। उसके साथ ही जलजला सा आया और सारा कमरा हिल गया। जादूगर गिरते गिरते बचा। उसने ताज सर पर से उतार कर बगल में दबा लिया। जलजला रुक गया। समादर ने सोचा कि इस खजाने में से जो कुछ भी वो निकाल कर ले जा सकता है ले जाए। ऐसा सुनहरी मौका उसे फिर कभी हाथ नहीं आएगा। बस उसने करीबी पड़ा हुआ चमड़े का झोला उठाया और उसमें जवाहरात, हीरे मोती, सोने के जेवरात और कीमती हार और ताज डालने शुरू कर दिए। जब थैला भर गया तो उसे उठाकर कंधे पर डाला और बाहर निकलने के लिए चबूतरे के इधर खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब उसने फिर एक ऐसी हरकत की जो शायद उसके लिए मुसीबत का बायस बन गई। उसने शाही ताज फिर अपने सर पर पहन लिया। अचानक एक गिड़गिड़ाहट के साथ जलजले का झटका लगा। चबूतरे का पथरीला दरवाजा अपने आप बंद हो गया और समाधन जमीन पर गिर पड़ा। उसके झोले में रखा हुआ खजाने के हीरे जवाहरात भी कालीन पर बिखर गए। समाधन जल्दी से उठा और दरवाजे की तरफ आकर जोर लगाने लगा, मगर दरवाजा न खुल सका। उसने अपने सारे मंत्र, सारा जादू आजमा लिया, मगर पत्थर का दरवाजा अपनी जगह से हिल भी ना सका। उसे ऐसे लग रहा था कि किसी ताकत ने उससे जादू की सारी ताकत छीन ली थी। वो परेशानी की हालत में इधर से उधर चक्कर लगाने लगा। वहां कोई रोशनदान, कोई खिड़की, कुछ भी तो नहीं था। छत पर फानूस पर शमें जल रही थी। दीवारों पर मोटे मोटे रेशमी सब्ज पर्दे गिरे हुए थे। ये शमें किसने जला रखी थी? जरूर कोई बड़ी ताकत इस खजाने की चौकीदारी कर रही थी। इतने में क्या हुआ कि एक जगह दीवार से सब्ज भारी पर्दा एक तरफ हटा। अंदर से तेज रोशनी जगमगाती और एक मुहीब डरावनी आंखों वाला आधा हैवानी आधा इंसानी चेहरा नमदार हुआ। उसकी सुर्ख आंखों से तेज रोशनी की किरणें निकल रही थी। खोपड़ी पर एक सींग था जिस पर जर्द आंखों वाला खौफनाक उल्लू बैठा हुआ था। चेहरे ने एक कहका लगाया और गूंजदार आवाज में कहा, समाधन, तूने कहने आजम के ताज को अपने सर पर रखने की गलती की है, जिसकी सजा तुझे ये मिली कि अब तू सारी जिंदगी इस पत्थर के घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। यहीं जिंदा रहेगा और इसी जगह एक रोज सिसक सिसक कर मर जाएगा। चेहरा गायब हो गया, पर वो अपनी जगह पर वापस आ गया। समाधन परेशान हो गया। वो किस मुसीबत में फंस गया था। लपक कर उसने पर्दा हटाया, लेकिन पीछे पत्थर की स्याह काली दीवार के सिवा और कुछ नहीं था। उसने जादू करना शुरू कर दिया। वो ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा, दीवारों पर फूंके मारने लगा, जब से मुर्दों की हड्डियां निकाल निकाल कर दीवारों पर फेंकने लगा। जेब से मुर्दों की हड्डियां निकाल निकाल कर दीवारों पर फेंकने लगा, मगर किसी शय का कोई असर न हुआ। ऐसे लगता था जैसे सचमुच उससे जादू की ताकत छीन ली गई हो। छत के फानूस भी आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगे। फिर सारे फानूस बुझ गए। सिर्फ दीवार की एक शम्मा रोशन रही, जिसकी जर्द रोशनी में पत्थर के कमरे की फिजा और ज्यादा डरावनी हो गई। जादूगर समाधन अब कुछ खौफजदा हो गया। उसे यकीन हो गया कि कोई उससे भी बड़ा जादूगर यहाँ रहता है, जिसने उसे सजा के तौर पर इस पत्थर की कब्र में डाल दिया। फिर उसका सर चकराने लगा। वो जवाहरात के ढेर के पास बैठ गया। उसे अपने जिस्म से ताकत बाहर निकलती महसूस होने लगी। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, सुनो, अगर कोई तुम बड़े जादूगर हो तो मेरा उस्ताद तुमसे भी बड़ा जादूगर है। उसको जब पता चला कि तुमने मुझे यहाँ कैद कर दिया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। समाधन के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि कमरे में कि बिजली सी कूद गई। उसके बाद जादूगर समाधन बेहोश होकर गिर पड़ा। जिस वक्त होश आया तो उसने देखा कि उसी जगह पत्थर के चबूतरे वाले कमरे में अकेला पड़ा है। हीरे जवाहरात उसके इर्द गिर्द बिखरे हुए थे। उसे भूख महसूस हुई, लेकिन वो सोने, मोती और जवाहरात से जुड़े जेवर और ताज खाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकता था। भूख मिटाने के लिए उसे थोड़ी सी रोटी खानी चाहिए थी। रोटी वहां कहीं भी नहीं थी। समाधन ने उठकर कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। उसने दीवार के पर्दे को उठा उठा कर देखा कि उनके पीछे तो कुछ नहीं, पीछे पत्थर की दीवार ही थी। एक जगह कोने में बड़ा सा सोने का रथ उल्टा पड़ा था। पास ही एक चांदी का बुत था। यह बुत किसी अजीब से जानवर का था। ऐसा जानवर समाधन ने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। उसने उस बुत को अपनी जगह से हिलाया तो एक हल्की सी आवाज उभरी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता पत्थर की सिल खिसका रहा है। समाधन चौकन्ना हो गया। सोचने लगा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? जरूर कोई खुफिया दरवाजा खुल रहा है। उसके करीबी कोने में फर्श पर एक शिगाफ नमदार हुआ। जादूगर समाधन ने झुक कर देखा, नीचे एक ताबूत रखा था।
वो कब्र में उतर गया। ताबूत का ढकना ऊपर से बंद था। समाधन ने थोड़ा सा जोर लगाकर ताबूत का ढकना उठा लिया। क्या देखता है कि ताबूत के अंदर सीढ़ियां बनी हैं जो नीचे जा रही हैं। समाधन जल्दी से नीचे उतर गया। ये सीढ़ियां एक छोटे से दरवाजे पर जाकर खत्म हो गई। यहाँ बहुत अंधेरा था, सिर्फ ऊपर से आने वाली रोशनी की वजह से दरवाजे का पत्थर चमक रहा था। समाधन दरवाजे में दाखिल हो गया। ये एक तंग सा रास्ता था जिससे नमदार सी बू उठ रही थी। इस ख्याल से वो आगे बढ़ता चला गया कि शायद यहाँ से फरार का कोई रास्ता निकल आए और वो वापस जजीरे पर पहुंच जाए। तंग रास्ता उसे एक गोल कमरे में ले गया जहाँ बीच में एक तख्त रखा था। तख्त सोने का लग रहा था और उस पर गर्द जमी हुई थी, जैसे कई बरसों से उस पर कोई न बैठा हो। समाधन ने तख्त के चारों पायों को गौर से देखा। एक पाए के साथ उसे पीछे की तरफ इंसानी खोपड़ी चांदी के तारों से बंधी हुई नजर आई। उसने खोपड़ी के सर पर हाथ फेरा तो उसे हल्के से तंजिया कहकहे के साथ आवाज सुनाई दी, ऐ शख्स, तू इस कैदखाने से सारी उम्र बाहर न निकल सकेगा। तूने काहने आजम के शाही ताज की तौहीन की है। यहाँ से फौरन वापस चला जा, नहीं तो इसी जगह जलाकर खाक कर दिया जाएगा। समाधन ने कहा, लेकिन मैं एक जादूगर हूँ, 1000 साल पहले भी जिंदा था, मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाना चाहिए। खोपड़ी ने कहका लगाया और कहा, तू एक गुस्ताख जादूगर है। अगर तू काहने आजम के ताज की बेहरमती ना करता तो शायद तेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाना था, मगर अब तुमने एक बड़ा घिनौना जुर्म किया है, तुझे माफ नहीं किया जा सकता। तेरे दिल में काहने आजम का खजाना चुराने का ख्याल भी आया था। तू चोर भी है। देख, तुझे हिदायत करता हूँ कि यहाँ से वापस चला जा, नहीं तो सारी उम्र पछताना पड़ेगा। समाधन फौरन वहां से वापस पलट आया। चबूतरे वाले कमरे में आकर उसने सोचना शुरू किया कि इस तरह तो सचमुच उसी जगह कैद होकर रह जाएगा और शायद उसकी मौत भी वाक़या हो जाए। वहां तो उसे खाने पीने को भी कुछ ना मिलेगा। उसने अपने उस्ताद जादूगर की रूह को बुलाने का फैसला कर लिया। वो कमरे के वस्त में कालीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया और आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में मंत्र पढ़ने लगा। काफी देर तक वो मंत्र पढ़ता रहा, फिर उसका सांस फूल गया। उसने आंखें खोलकर सुर्ख सुर्ख डेलों से छत की तरफ देखा और कहा, मेरे उस्ताद जादूगर, मेरी मदद को आ। मैंने तुझे मुसीबत में आवाज दी है, मेरी मदद को आ। धुएं का गुबार सा उसकी आंखों के सामने उठा और उसमें समाधन के उस्ताद की शक्ल नजर आई। एक लंबी दाढ़ी वाला, भयानक आंखों वाला चेहरा समाधन की तरफ देख रहा था। समाधन, तूने हमें याद किया, हम आ गए, पर हमें तेरी रात की सारी खबर थी। देख, काहने आजम जादूगरों के बड़े जादूगर और उस्तादों के से उस्ताद हैं। तूने उनके ताज को अपने सर पर क्यों रखा? तूने उनके खजाने को चोरी करने की कोशिश क्यों की? अब तुझे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। समाधन ने कहा, गुरुजी, आपसे बढ़कर इस दुनिया में सिवाय सामरी के और कौन जादूगर हो सकता है? फिर आप उस काहने आजम से क्यों डरते हैं? आप अगर चाहें तो इस चबूतरे की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। आप इशारा करें तो ये दीवारें आन की आन में बाहर को गिर जाएं। उस्ताद जादूगर ने कहा, तुम इस तरह मुझे गुस्सा नहीं दिला सकोगे समाधन। मैं जानता हूँ कहाँ मेरी ताकत शुरू होती है और कहाँ जाकर मेरी ताकत खत्म हो जाती है। काहने आजम का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। समाधन आजी से बोला, मेरे गुरु, तो क्या अब मैं बाकी सारी जिंदगी इसी जगह सिसक सिसक कर मर जाऊंगा? क्या मेरी निजात ना हो सकेगी? क्या आप अपने मालिक की, अपने अदना शागिर्द की कोई मदद नहीं करेंगे? उस्ताद बोला, अफसोस है समाधन, मैं तेरी कोई मदद न कर सकूंगा। वक्त गुजर गया, जो होना था हो चुका है। तुमने अपने पांव पर कुल्हाड़ा खुद चलाया है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे दोबारा बुलाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर मैं फिर आया तो हो सकता है काहने आजम मुझसे भी मेरी ताकत छीन ले। धुएं का गुबार एक बार फिर उठा और उस्ताद जादूगर का चेहरा उसमें गायब हो गया। अब तो समाधन को फिक्र पड़ गई है वो क्या करे। वो तो बिल्कुल ही बेयारो मददगार होकर रह गया था। वो कालीन पर से उठ बैठा और एक बार फिर उसने वहां से निकलने की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया। अब वो जादू से हटकर अपनी चालाकी और मकारी से काम लेना चाहता था। वो एकदम सजदे में गिर पड़ा और गिड़गिड़ा कर बोला, ए अजीम काहने आजम, मुझे माफ कर दे। मैंने बड़ी सख्त गलती की। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा। मुझे बख्श दे और यहाँ से निकाल ले, नहीं तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। जब जादूगर समाधन ने झूठ मूठ और मकारी के साथ बहुत ही गिरिया जारी की तो छत के करीब ही चेहरा नमदार हुआ। उसने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से समाधन को देखा और कहा, जा, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हें कफारा अदा करना होगा। समाधन ने हाथ बांधकर कहा, मैं हर किस्म का जुर्माना अदा करने को तैयार हूँ। चेहरे ने गरज कर कहा, तो सुन, इस जजीरे में एक टीले के नीचे गार है, उस गार में कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान की सारी कब्रों के मुर्दे बाहर पड़े हैं। तेरी सजा यह है कि उस गार में जाकर सारे मुर्दों की लाशों को एक एक करके उन कब्रों में दफन कर। जब सारे मुर्दे दफन हो जाएं तो एक आखिरी मुर्दा साथ वाली गार में रह जाएगा, वही तेरी निजात का बायस होगा। अब यहाँ से निकल जा, दफा हो जा मेरी आंखों के सामने से। समाधन ने हाथ बांध कर कहा, हजूर, वो टीला कहाँ है? मीनार वाली चट्टान के पास। उसके साथ ही चेहरा गायब हो गया। समाधन ने दाएं बाएं देखा, कमरे का पथरीला दरवाजा थोड़ा सा खुल चुका था। उसने वहां से निकलने की कोशिश की और दरवाजे में से बाहर भागा। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया।
کھلی ہوا اور سورج کو روشنی میں آ کر اس نے اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ درختوں کے کچھ پھل توڑ کر کھائے۔ ایک جگہ ریت میں پانی جمع تھا۔ وہ چلو بھر بھر کر پیا اور سوچنے لگا کہ کیا اس ٹیلے کے غار میں جا کر مردوں کو دفن کرنا چاہیے یا یہیں سے جزیرے میں سے نکل جانا چاہیے۔ اصل میں وہ سرخ درخت کا خون پیے بغیر اس جزیرے سے واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہی وہ جزیرے پر آیا تھا۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے۔ اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔